नमस्कार। शार्पनेस बहुत ज्यादा है। आज के इस कार्यक्रम के लिए हम स्पिक मैके संस्था को अनेकों धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हमें आफ्टरनून मेलोडी गाने का अवसर मिला है, तो हम अपना कार्यक्रम राग शुद्ध सारंग से शुरू करेंगे। इस राग पर आधारित पहली रचना मध्य लय 3 ताल पर निबद्ध है, जिसके बोल हैं, अब मोरी बात माने नाही रे पियरवा, जाऊं मैं तो पे वारी 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 रे, अब मोरी बात। इसके पश्चात जो दूसरी रचना है वो द्रुत लय 3 ताल यानी फास्ट टेम्पो 16 बीट साइकिल पर है। हे मालिक रखियो लाज मोरी, जग में महिमा अपरम तोरी, हे मालिक रखियो लाज मोरी। इसके पश्चात हम सभी स्टूडेंट्स से चाहेंगे कि आपके अंदर कोई भी ऐसा संगीत से संबंधित सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद एक खास कॉम्पोजिशन जो हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर गाएं एक साथ, और आखिर में एक भजन से हम अपना कार्यक्रम समाप्त करेंगे। सबसे पहले राग शुद्ध सारंग। थैंक यू।
कोई काम नहीं है इसका। यहाँ हम लोगों के सीधा गले पे चेस्ट पे हवा आ रही थी।
Mane
Thank you.
उसको भी ठंड लग जाती है कभी कभी, और जब एसी बंद हो गया तो गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। बट एनीवेज अभी आप दोबारा ठीक है, अभी आनंद है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चाहते हैं कि आपसे हम थोड़ा कुछ संगीत से संबंधित बात करें। आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। स्पिक मैके के साथ हम ऑलमोस्ट 30 साल से जुड़े हुए हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमने कई कार्यक्रम स्पिक मैके के किए हैं, और हर जगह एक अलग एक्सपीरियंस हमें मिला है। और हमने बहुत सारी जगह आर्टिस्ट तो नहीं लेकिन एक अच्छा श्रोता जरूर बनाया, जो हमारे बाद कोई और आर्टिस्ट आया तो उन्हें भी उन्होंने अच्छे से रिसीव किया, सुना, समझा, सीखा। तो आज भी हमारा यहाँ आपके पास आने का जो उद्देश्य है, जो स्पिक मैके का उद्देश्य है, वो आपको आपकी अपनी संस्कृति से जोड़ने का उद्देश्य है। और आप हमारे आगे के जनरेशन है, और आपसे हमें ये उम्मीद है कि ये जो परंपरागत संगीत है इसे आगे प्रिजर्व और प्रमोट करने में आप लोग अपना सहयोग करेंगे। और आपके कॉलेज में आई एम श्योर पहले भी कुछ ऐसे म्यूजिक हुए हैं। अच्छा अच्छा, जी जी। और हाँ, और वो गीता चंद्रन जी भी आई जी, वो मंडे आ रही हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि आपके यहाँ विविध प्रकार के कलाकार आ रहे हैं, और आप लोगों को उन्हें सुनने और देखने का एक अवसर मिल रहा है। ऐसे में आप लोगों को, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम यही चाहते हैं कि यहाँ से जब आप बाहर जाएं और लोगों से मिलें तो उन्हें आप अपने आज के एक्सपीरियंस को शेयर करें और जोड़ें लोगों को, जिससे कि ये जो स्ट्रेंथ है लिसनर्स की स्पिक मैके के माध्यम से वो और बढ़ती जाए। कोई सवाल हो तो आप पूछिए। जी, इसका सिग्निफिकेंस यही है कि जब ये राग रागनी का निर्माण हुआ तो वो समय अनुसार हुआ। जिसने भी किया, जो भी उस वक्त के संगीत महर्षि हुए होंगे, जब प्रातः काल उन्होंने किसी भी स्वरों के कॉम्बिनेशंस को सोचा तो वो उस माहौल को देखकर सोचा, और जो कुछ बना उसे उस माहौल को डेडिकेट कर दिया। इसका साइंटिफिक ये भी है कि जैसे एक पर्टिकुलर राग को हम उसके टाइमिंग पे सुनते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तभी हम लोगों ने अभी शुद्ध सारंग सुनाया, वरना हम यमन सुनाते तो आपको कैसा लगता तो वही जो अभी ये भी को सुन के हो रहा है। ये सिर्फ एक्चुअली क्या है ना, एक टाइम बाउंड साइकिल बनाया हुआ सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ हद तक जब ऑडिटोरियम में बंद माहौल में कोई चीज हो रहा हो तो वो कभी भी कोई भी राग चल रहा हो आपको लगेगा कि वही राग चल रहा है। वो अपने परफॉर्म करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि अभी यहाँ पर तो ये सिर्फ लाइट्स चल रही हैं, नेचुरल लाइट है नहीं। तो अगर हम यहाँ पर अभी दरबारी कानड़ा छेड़ दें तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम दरबारी गा रहे हैं, और आपको वो फील आएगी, क्योंकि हम आपको ऐसा फील दे सकते हैं। तो ये कलाकार की एक खूबी होती है। बाकी ये बात है कि बहुत कम अवसर मिलता है सुबह के और दोपहर के राग गाने के। ये आपके स्कूल में, अपनी इंस्टीट्यूशन में, या कुछ ऐसे स्कूल्स में मॉर्निंग कॉन्सर्ट होता है, तब हमें चांस मिलता है कि हम मॉर्निंग रागा या आफ्टरनून मेलोडी को रागा को गा सकें। वरना मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉन्सर्ट जो होते हैं वो सब शाम को होते हैं,
तो हम उसी शाम के रागों में घूमते रहते हैं, तो ऐसा अवसर कम मिलता है। तो हम भी बिल्कुल समय अनुसार गाना चाहते हैं। आज का हमारा ये दूसरा कार्यक्रम है। आज सुबह एक डीपीएस फरीदाबाद से हम लोग गाते हुए मूर्छित अवस्था में यहाँ चले आ रहे हैं। सो यही बात है। और कोई सवाल? सर मेरा ही सवाल है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप कम से कम 5 सवाल पूछिए। मेरे पास बहुत सारे सवाल भंडार है, नो प्रॉब्लम। सर जैसे डांस में हम देखते हैं, क्लासिकल डांस में रीजन का इन्फ्लुएंस होता है, कहीं भरतनाट्यम है, कहीं कुचिपुड़ी है। बिल्कुल म्यूजिक में भी ऐसा होता है, जैसे बनारस के घरानों में कुछ बिल्कुल। और है, या जैसे अभी मैंने कुछ हफ्तों पहले सुना था एल सुब्रमण्यम और अभिजीत, तो वो कर्नाटिक वायलिन बजा रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा रीजन का इन्फ्लुएंस म्यूजिक पे रीजनल म्यूजिक देखिए ऐसा है ना कि कर्नाटिक म्यूजिक, और इसको मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया कि हिंदुस्तानी क्यों बोलते हैं। कर्नाटका भी हिंदुस्तान में ही है। तो एक ये अपने 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 सोच की बात है। म्यूजिक हर जगह एक ही है, राग हर जगह एक ही है। अलग अलग घराने बने उसको अलग अलग स्टाइल से प्रस्तुत करने के। अलग अलग घरानों में अलग अलग एक स्टाइल। अब जैसे हम बनारस घराना को बिलोंग करते हैं, बनारस घराने में शब्दों को महत्व दिया जाता है। जो भी लिरिक्स हैं उसको जो भी परफॉर्मर है वो जीने की कोशिश करता है कि अगर हम श्रृंगार रस की कोई बंदिश गा रहे हैं तो हमें खुद पहले कृष्ण या राधा के कैरेक्टर में आना पड़ेगा, बीइंग मेल। तो जब हम वो कैरेक्टर में खुद आएंगे तो हम कृष्ण को सच में याद कर सकते हैं। नहीं तो डांट के भी कई लोग गाते हैं, श्याम बजावे आज बसुरिया श्याम बजावे। अब इतना गुस्से में अगर श्याम बजाएगा बेचारा तो कहाँ भाग जाएगा। सो ये सबके अपने अपने घरानों के गाने का एक तरीका है। और म्यूजिक देखिए, म्यूजिक जो कर्ण प्रिय है ना, जो यहाँ ना लग के यहाँ लगता है वो म्यूजिक है हमारे हिसाब से। और जो यहाँ लगता है वो बस चला जाता है, उसको आप रख नहीं सकते अपने पास। आज हम लोग किशोर जी के या रफ़ी साहब के सबके गाने सुनते हैं, उनको जितना एंजॉय करते हैं और जितना पीस देता है उनका म्यूजिक, भले ही वो कोई रॉक पॉप भी गाया हुआ हो उन्होंने अपने फिल्म में, तो वो भी उसका भी एक मतलब बनता है। आज का म्यूजिक आपको पूरा गाना किसी का याद नहीं होगा, चाहे अरिजीत सिंह हो, चाहे सोनू निगम हो, चाहे श्रेया घोषाल हो, उनके पूरे गाने आपको याद नहीं होंगे। लेकिन लता जी के पूरे गाने अगर आप बजा दिए जाएं तो आप साथ पूरा गा जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गा गए साथ। सो ये इम्पैक्ट है प्योर फॉर्म ऑफ म्यूजिक का। ऐसे ही शास्त्रीय संगीत है, तो शास्त्रों से निकला हुआ संगीत है ये। तो इसकी जो रिचनेस है वो जो करने वाला है वो सिर्फ हमारा, जैसे अब हम कर रहे हैं तो ये हमारा नहीं है, ये हम सबका है। ये हमारे अपने सिस्टम में एक ऐसा डाल दिया गया है कि ओहो शास्त्रीय संगीत चैनल बदल दो। तो वो चीज़ की वजह से ये स्टिक करके क्रिएट हुआ कि कम से कम यूथ में आप म्यूजिशियन मत बनिए, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सब म्यूजिशियन बन जाएंगे तो हमारा क्या होगा, है ना। लेकिन एक अच्छे श्रोता बनेंगे तो हमारा ये कल्चरल हेरिटेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आगे आने वाले टाइम तक सस्टेन कर पाएगा। एंड क्लासिकल म्यूजिक इज मेंट फॉर क्लास, नॉट फॉर द मास। तो आज आप लोग क्लास ऑडियंस बन के बैठे हैं तो आप लोग की श्रेणी क्लास वाली है, क्लासिकल म्यूजिक नहीं है। तो आपको सिर्फ उसको सुनने के लिए और उसको प्रिजर्व करने के लिए सिर्फ ये स्टिक मेके का ये मूवमेंट है कि आप सिर्फ उसके साथ चलिए। किसी भी आर्टिस्ट को आप सुनिए, उसके पूरे जीवन भर का उसमें मेहनत होती है, उसको रिस्पेक्ट दीजिए। और वो रिस्पेक्ट सिर्फ उतना चाहिए कि जो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या पेरेंट्स को देते हैं। आप उस म्यूज़िक को रिस्पेक्ट देना शुरू करिए, आप
उस म्यूजिक से जितने लोग दूर भागते हैं वो वापस से आ जाएंगे। बस यही है आपके छोटे से सवाल का बहुत छोटा सा जवाब। और पूछिए, और पूछिए, आपके कसम पास है। तो भंडार है। हेलो। हाँ जी। सर जैसे हम बैंड्स देखते हैं इंग्लिश म्यूजिक में, तो ऐसा मुझे लगता है जैसे हमारे यहाँ टी लक्ष्मी रेड्डी जी आई थी, तो उनके साथ उनके गुरु भी थे, तो उनका पूरा ट्यूनिंग रहता है कि कैसे क्या बजाएंगे और किस तरह वो परफॉर्म करेंगी। तो जो आपके साथ हैं आर्टिस्ट, तो वो आप लाइफ लॉन्ग ऐसे पार्टनर्स बैंड बना के ऐसे परफॉर्म करते हैं? नहीं। हम लोग का यो वाला बैंड नहीं है। बैंड देखिए पता क्या है, बैंड शास्त्रीय संगीत में बैंड नाम थोड़ा जाता नहीं है। सॉरी। नहीं नहीं, आपको सॉरी बोलने का नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं, हम खुद ही कई बार बोलते हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ ऐसा इनका फ्रेम 3 ताल इनको देना है, 16 बीट साइकिल, वो इनको पता है, लेकिन इनको हमारे मूड के हिसाब से कंपनी करना है। जब ये सोलो बजाएंगे तो इनका टेम्परामेंट अलग होगा, इनकी सोच थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग हो जाएगी। या वो सोलो बजाएंगे तो उनकी बात अलग हो जाएगी, लेकिन अभी ये हमारे को कंपनी कर रहे हैं। सो हमारा भी राग का स्ट्रक्चर वही है, फिक्स है, लेकिन राग पे मूवमेंट वो हमारे मूड पे है। अब जैसा मूड वैसा आर्टिस्ट परफॉर्म करता है। शास्त्रीय संगीत में, खासकर नॉर्थ इंडियन क्लासिकल में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि, नमस्कार, इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें कुछ फिक्स नहीं है। आप जो अभी परफॉर्मेंस आपने सुना उसको आप पेन डाउन नहीं कर सकते, लेकिन जो आप जिन आर्टिस्ट का नाम ले रहे हैं उनका, जैसे आपने 46 मिनट्स का कोई कॉन्सर्ट सुना तो नेक्स्ट कॉन्सर्ट भी 46 मिनट्स ही होगा, 47th मिनट नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा पेन डाउन है, वो पूरा क्रिएट किया हुआ है। सो हिंदुस्तानी और कर्नाटिक में यही सबसे बड़ा अंतर है। कर्नाटिक म्यूजिक इज पूरा स्क्रिप्टेड है और वो रिदम बेस्ड है, लेकिन हमारे में हर लेवल का रिदम, अब जैसे पहले हम स्लो शुरू किए, फिर धीरे 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 वो टेम्पो बढ़ता गया। तो ऐसे ये वेरिएशंस हैं और यही डिफरेंस है दोनों तरफ के म्यूजिक में। राग और पैटर्न उसके सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, बट उनका प्रेजेंट करने का तरीका अलग है और हमारा प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। बस जो लिरिक्स होते हैं अभी के म्यूजिक में तो काफ़ी ज़्यादा लिरिक्स होते हैं और आधे सेंस भी नहीं बनाते, लेकिन जितना मैंने सुना है क्लासिकल, बेसिकली ये है कि मोहे पनघट पे नंदलाल। हाँ नंदलाल छेड़ छेड़ गए। गए। हाँ, तो ये एक ही लाइन होती है या 2 या 3 मैक्सिमम लाइन्स होती है और इनको बार बार वो आप डिफरेंट ब्यूटीफाई करते हैं, हाँ अलग अलग अंदाज में बोलते हैं। तो वो वही उसको ही उपज कहते हैं कि आप एक फ्रेम को लेकर उसको अलग अलग अंदाज में बोल रहे हैं, तो वो उपज रहे हैं, यानी आप सोच के एक नया अंदाज उसमें प्रस्तुत कर रहे हैं, Improvise ब्यूटीफाई इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। सर बेसिकली क्लासिकल म्यूजिक इज नॉट अबाउट लिरिक्स, इट इज अबाउट लिरिक्स। क्योंकि अगर अभी हमने एक श्रृंगार रस का गाया, तो उसके बाद जो सेकंड कॉम्पोजिशन था वो भक्ति रस का था। हे मालिक रखियो लाज मोरी, जग में महिमा अपरम तोरी। अब उसको अगर हम लोग ऐसे गाते हैं, हे मालिक रखियो लाज मोरी, हे मालिक, तो मालिक जो लाज रखने वाला है वो कहीं छुप के कोने में निकल लेगा कि भैया ये मांग नहीं रहा है, ये छीनने की उसमें। तो देखिए, आपने वॉइस मॉड्यूलेशन का नाम सुना है? वॉइस मॉड्यूलेशन नाम के कोर्सेज मुंबई में करवाए जाते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ, और बहुत पैसे लगते हैं उसको करने के लिए। लेकिन वॉइस आपका तब मॉड्यूलेट करता है जब आप किसी भी लिरिक्स को फील करके गाते हैं। आपका अपने आप वॉइस मॉड्यूलेट हो जाएगा। आपकी जो फीलिंग है ना, देखिए शास्त्रीय संगीत इट्स ऑल अबाउट योर फीलिंग, व्हाट यू फील यू सिंग। अब आज हमारा अभी मूड बहुत खराब होता तो जो भी हम थोड़ा सा गाए
वो हम शायद उतने हैप्पीली और उतने अच्छे से नहीं गा पाते। सो मूड, फील, लिरिक्स, हर चीज़ का मिला के एक म्यूज़िक पूरा ये पैकेज है। और इतना बड़ा कैनवस है इसमें, ये एक खाली कैनवस हम जैसे आर्टिस्टों को दे दिया जाता है, इसमें अलग अलग रंग भरते रहते हैं, लेकिन चैलेंज ये है कि वो ऑन द स्पॉट है। अब जैसे एसी की डायरेक्ट हवा लग रही है तो हमारे गले पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन हम शायद आपको वो महसूस होने नहीं दे रहे। सो ये चीज़ें जो हैं ये, क्योंकि अगर हम महसूस होने देते और सब कुछ होता, क्योंकि सब सेट होता, तो हमारा कुछ सेट नहीं है, सब मूड बेस्ड है। जैसे अब ये साथ में हमारे बजा रहे हैं, ये ठेका वही दे रहे हैं, लेकिन ये कॉम्पोजिशन के साथ मिल के ठेका देंगे। जिस तरीके का कॉम्पोजिशन होगा उस तरीके का इनका ठेका होगा। जिस तरीके का हमारा कॉम्पोजिशन कहेगा वैसे वो हारमोनियम के साथ देंगे। वो इतना लाउड या हार्श नहीं बजाएंगे कि हमारे वो कॉम्पोजिशन का मतलब या उसका एक सीन जो बन रहा है वो खराब हो। सो ये टीम वर्क है। ऐसे ही शास्त्रीय संगीत रहा है और है, इसमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। और शास्त्रीय, मैं आपके एक्स्ट्रा मैं बोल रहा हूँ, शास्त्रीय संगीत को ग्लैमर की ज़रूरत नहीं है। ये ग्लैमरस म्यूज़िक नहीं है, यो वाला जो है सीन वो नहीं है। इसमें हम अगर माँ सरस्वती की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप भी उसका रिस्पेक्ट वैसे ही रखें, और म्यूजिशियंस को भी रखना चाहिए। आज की डेट में कई म्यूजिशियंस यो वाला काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए अच्छा है। बट जिस कल्चरल हेरिटेज को लेके हम हर जगह जाते हैं, या हम जैसे आर्टिस्ट हर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में जाते हैं, वो जिस नाम पे काम कर रहे हैं उसको वैसे रहना चाहिए, उसकी गरिमा रहनी चाहिए। सो ग्लैमर शास्त्रीय संगीत में नहीं होना चाहिए। कैसा कुर्ता होना चाहिए, कैसी लाइट होनी चाहिए, कैसा फूल होना चाहिए, इतना ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। गाना गाओ यार, डांस करो, तबला बजाओ, जितना है वो है सामने। जितना चीज़ों को सिंप्लीफाइड वे में आप देंगे ना, उतना लोगों को पहुंचेगा। जितना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे उतना सिर्फ आप एक्सक्लूसिव बन के अकेले में रहेंगे। सो नो नीड फॉर ग्लैमर। So I had एक बेसिक सा क्वेश्चन। बैठे रहिए, आपके पैर में चोट लग रही है। सर, जो लोग सिंगर बनते हैं कि पहचाना कैसे जाता है? क्या उनकी आवाज़ बचपन से ही अच्छी होती है, वो अभ्यास करके बनते हैं? कुछ की होती है इनबॉर्न टैलेंट जिसको कहते हैं, चाइल्ड प्रोडिजी, और कुछ लोग बाद में उस शौक को अडेप्ट कर लेते हैं और उसमें काम करते हैं, सीखते हैं। क्योंकि आजकल ये सिंगर बनना बहुत लोगों की एक इच्छा हो गई है। इतने सारे रियलिटी शोज और ऐसे सब देखकर हर इंसान चाहता है कि मैं भी कुछ गाऊं। और स्वर और लय हर इंसान के अंदर उतना ही है जितना कि एक म्यूजिशियन के अंदर होता है, उतना ही आम आदमी के अंदर भी होता है। ये बस आप उसको कितना एक्सप्लोर करते हैं, कितना उसकी गहराई पर जाते हैं, कितना सीरियसली उसे सीखते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो और इसके लिए कोई एज नहीं है। अगर आपका शौक है, आप कर सकते हैं उतनी मेहनत। ऐसे कोई भी काम चुटकी बजा के नहीं हो सकता कि आपके पास कोई मैजिक वॉन्ड हो और फेर दिया और चलो भाई सिंगर बन गए। हर सिंगर जो एक मुकाम पर पहुंचा है, उसकी एक जर्नी रही है, उसका एक संघर्ष रहा है, और आज वो एक लेवल पर है। और हम उसे सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम भी वैसा गा लें, सभी को लगता है ना। लेकिन उसकी जो जर्नी है, उस पर अगर आप निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत के बाद यहाँ पहुँचे। तो ये पॉसिबल है, आप करने वाले बनिए और देखिए फिर उसके बाद क्या होता है। अगली बार जो भी आर्टिस्ट आएंगे उनसे पहले आप गाइए। बिल्कुल गा सकते हैं, और क्या। हाँ जी। नमस्कार सर। किसी भी क्लासिकल म्यूजिक में सबसे इम्पोर्टेंट होता है अंतरा। क्या आप अंतरा के बारे में थोड़ा बताएंगे, इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में?
नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं, जितना अस्थाई होता है, जो बिगिनिंग पैराग्राफ होता है उसे स्थाई बोलते हैं, तो उसके बाद ही अंतर आता है, यानी नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 2 है ना। तो पहला जो अस्थाई है उसका जो पहला लाइन होता है उसे हम मुखड़ा कहते हैं। जैसे कि और एक जो भी कॉम्पोजिशन होता है वो ताल पर बेस्ड है। जैसे हमने 16 बीट्स गाया है ना, अब मोरी बात, तो ये कहाँ लौट के आ रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3, ये 3 ताल का साइकिल है। दिन दिन ना दिन दिन, अब मोरी बात, अब मोरी बात, तो हम जो ये अब मोरी लौट कर आ रहे हैं इसको मुखड़ा कहते हैं। और जो 1 पर ये आ रहा है, जहां से भी शुरू होकर 1 पर गिर रहा है, तो 1 को हम सम कहते हैं, जहां हम वापस लौट कर आ रहे हैं। तो ये साइकिल है ना, जो कि 1 से शुरू हो रहा है, फिर वापस 1 पर खत्म हो रहा है, 16 पे खत्म हो रहा है, फिर 1 से चालू हो जा रहा है। अब मुखड़ा कहीं से भी हो सकता है, ज्यादातर वो 9वीं मात्रा से होता है, कभी 12वीं मात्रा से होता है, उसी हिसाब से वो डिजाइन रहता है वो कॉम्पोजिशन, इसीलिए उसे बंदिश कहते हैं, जो बंधा हुआ है ताल में, है ना। तो यहाँ ये बात हो रही है कि पहला बात ये हो गया कि कॉम्पोजिशन आपने गाया, उसके ऊपर बेस ये मुखड़ा है जिसको आपने बार बार रिपीट किया। अब आता है कि आप उसको किस किस वैरायटी से आप उसको रिपीट कर सकते हैं। अब मोरे बात, अब मोरे बात, अब मोरे बात, अब मोरे, तो साइकिल में उतने ही दायरे में घूम के इतना बात कह के वापस अब मोरी पकड़ना है। बीट्स फिक्स होते हैं हर एक बीट फिक्स है 16 बीट्स पर ये है। ऐसे ही 12 बीट साइकिल के भी कॉम्पोजिशन होते हैं, 7 बीट्स के भी होते हैं, 10 बीट्स के भी होते हैं, जो पॉपुलर बीट्स हैं हमारे शास्त्रीय संगीत में। उसके बाद तो लोगों ने बहुत सारे और नए बीट बना दिए, जो 3.5 पौने सवा 14 15 जो भी, लेकिन जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सके ना, जैसे हम कुछ भी गा रहे हैं और आप भी उस पर ताल दे सके, वही गाना ऑथेंटिक है। वरना अपना घर में बैठ के गाओ जो कि खुद ही ताल दे के खुद ही उसमें समझ सको। अब आप 9.5 मात्रा गा रहे हो और सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा कि कहाँ से सम आएगा, कहाँ से क्या होगा, तो फिर आप क्यों गा रहे हो? आप वही चीज गाओ जो आप जिससे कनेक्ट कर सको सामने। थैंक यू। लखनऊ सर, ये जो राग हम गाते हैं ये किस तरह से बनते हैं? ये 7 सुर होते हैं। 7 सुर में से या तो पूरे 7 सुर लेके बनाए जाते हैं, नहीं तो 5 सुर के राग होते हैं, नहीं तो 6 सुर के राग होते हैं, नहीं तो 3 सुर के राग होते हैं। अलग अलग, ये आजकल के बनाए हुए राग नहीं हैं, ये हजारों साल पहले के राग हैं जिन लोगों ने, और ऐसे 5 ऐसे राग हैं जो शंकर जी की जटाओं से और मुख से निकले हैं। तो उतनी पुरानी बात है ये, और हर चीज नेचर से ही लिया हुआ है, क्योंकि पहले तो ना तबला बना था, ना हारमोनियम था, ना तानपुरा था, ना कुछ। साउंड और साइलेंस मेक्स म्यूजिक। एक मुखी हम गाते जाएंगे बीच में बिना पॉज के, तो म्यूजिक बनेगा ही नहीं, वो शोर रह जाएगा। साउंड एंड साइलेंस मेक्स म्यूजिक। और जितना आप इसको डीप जाएंगे, सीखेंगे, तो आपके सवाल का जवाब और बेहतर आपको मिल जाएगा। क्योंकि इस इनिशियल स्टेज पे जिस वातावरण में आप हैं, जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, उसमें आपको सिर्फ इतना जान लेना अच्छा है कि स्वर हैं, सेट ऑफ नोट्स हैं जिनसे रागों का उत्पत्ति हुई है। उसमें पेरेंटल स्केल होता है,
ये सब बहुत डीप बात है। उसको धीरे धीरे करके जब आप किसी अच्छे गुरु के पास सीखेंगे तो आपको वो धीरे धीरे करके उसका नॉलेज देंगे। बट इनिशियली अभी आपके लिए इतना ये ज़रूरी है कि 7 सुर होते हैं, उन 7 सुर को मिला के किसी एक राग को बनाया जाता है। और जैसे आपने बोला पहले तबला नहीं था, हारमोनियम नहीं था, तो ये किस तरह से बनाए गए? ये मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे मल्हार सीजन में लोग मल्हार राग गाते हैं, तो मल्हार राग क्रिएट जब हुआ तो वो सीजन को और बाहर के मौसम को देख के, जो भी जैसे मियाँ तानसेन जी, उन्होंने राग मियाँ मल्हार बनाया, ठीक है। अब मल्हार जब उन्होंने सोचा होगा तो वो वातावरण, वो एटमॉस्फेयर ऐसा रहा, बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है तेज, तो उसके साथ अपने मूड को, जैसे पहले भी मैंने बताया कि हमारा म्यूजिक मूड बेस्ड है। हर एक राग अपने समय पे तो गाया बजाया जाता है, लेकिन उसका एक मूड है। जैसे हम अभी भाई ने बताया कि हम इस बंद कमरे में हैं, हम कोई भी राग गा सकते हैं, हमारे लिए समय का कोई बाउंडेशन नहीं है। बट बीइंग म्यूजिशियंस हम लोग इस चीज़ का ध्यान देते हैं कि हमको उस समय पे उस राग को गाने से हम जस्टिस कर रहे हैं। सो जब राग की उत्पत्ति हुई होगी, अब शंकर जी से तो मैं मिला नहीं हूँ कभी तो उनके जो 5 राग उनके जटाओं से निकला है, उस समय वो क्या राग, कैसे वो 5 राग निकले। 5 राग हैं, हिंडोल है, क्या क्या भैया बताओ, तुमको पता है? मालकौंस है, भैरव है। तो ऐसे राग जो हैं, इन लोगों ने, जिन महर्षियों ने इसको संजोया है कॉम्पोजिशंस में, उन लोगों ने एक ही राग में कई कई कॉम्पोजिशंस बनाए, और वो कॉम्पोजिशन अलग अलग सुन के, जैसे अभी आपने शायद बोला कि कुछ समझ में नहीं आता है, जो कई उसमें लिरिक्स समझ में नहीं आते। कई लोगों के लिरिक्स इसीलिए समझ में नहीं आते क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं। जब आप किसी चीज को सीखेंगे ही नहीं, आपने सिर्फ सुन लिया अब मोरी बात, अब आपको सिर्फ वो अब मोरी बात खाली याद रहा, आगे का पूरा आपने अपना एड्रेस डाल दिया, है ना। ये हुआ है, पंडित भीमसेन जोशी जी ने एक बारी गाते गाते मुंबई में अंतरा भूल गए और उसी राग में अपना पुणे का एड्रेस पूरा गा गए, और किसी ने जिनको पता था वही लोग सोच रहे थे कि यार क्या बात है। सो ऐसा भी होता है, लेकिन इतना स्पॉन्टेनियस दिमाग होना चाहिए कि किसी को समझ भी ना आए और आपका काम भी हो जाए। और इतनी, ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना शास्त्रीय संगीत के, ये इतने स्मार्ट होते हैं कि इनको कब कहाँ कैसे बदलना है अपने आप को। जैसे आज हम सुबह 5 बजे के सभी लोग, चारों लोग उठे हुए हैं, हम जितने थके हुए हैं या जितना हमारा अभी दिमाग, ब्रह्मांड जो है वो हिला हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी अपनी कोशिश ये है कि हम आपको एक बेहतर संगीत दे के जाएंगे। जो आपने सुना ये हमारा फुल फ्लेजेड कॉन्सर्ट नहीं था, ये एक सैंपल है उसमें से। ये इसी राग का, यही राग हम लोग जब मेन अपने प्राइवेट कॉन्सर्ट में गाते हैं तो वो मिनिमम 2 घंटे, 2.25 घंटे गाते हैं, और मैक्सिमम हमने 6 घंटे 7 घंटे भी गाया है। हमारे गुरु लोगों ने मुंबई में 14 घंटे गाया है षण्मुखानंदा हॉल में, 14 आवर्स कंटिन्यूस। बीच में सिर्फ एक 40 मिनट्स का ब्रेक था, लंच भी तो ऑडियंस करेगी तो 14 घंटे गाने के लिए उतना मटेरियल और उतना स्ट्रेंथ, स्टेमिना वो चाहिए। और जिस तरीके से जैसे हम लोग तान कर रहे हैं या सरगम कर रहे हैं, वो हमने अपने रियाज के टाइम पे हम लोगों को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3-3, 4-4 हज़ार बार करना पड़ता था स्टेज पे एक बार करने के लिए। स्टेज पे एक बार करने के लिए आपको 3000-4000 बार करना पड़ेगा, तब वो एक सिंगल लाइन पे आएगा। सो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप सब ना कर पाए। संगीत जो है ना, सिर्फ आपको जुड़ना है उससे। इबादत की चीज़, आप बैठ जाइए, इबादत की चीज़ है। आप उससे जितना आप उसको रिस्पेक्ट देते जाएंगे, उतना वो आपके और करीब आता जाएगा। तो
हर एक प्रोफेशन का अपना अपना एक रूल है, एक डिसिप्लिन है। तो संगीत को करना, सीखना, उन सब का अपना एक डिसिप्लिन है। हम लोग सारेगामा, इंडियन आइडल ये सब देखते हैं, उन लोगों ने जितनी मेहनत करी है, हम लोग 150 करोड़ लोग हैं, 4 आदमी अच्छा गा रहे हैं वहाँ। 150 करोड़ में से 4 आदमी सिर्फ दिख रहे हैं जो फाइनलिस्ट और टॉप उसमें आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप भी गा सकते हैं, आपका गला बहुत अच्छा है। जैसे आपने सवाल पूछा, तो क्योंकि हम लोग भी सिखाते हैं, तो हमें भी पता है कि कौन किस टोन में कितने सुर में बोल रहा है, और आपके अंदर ही म्यूजिक है। सिर्फ टोनल टेम्परामेंट बदल गया तो सब बदल जाता है। तो बहुत बहुत डेलिकेट और बहुत फाइन आर्ट बोलते हैं इसको बहुत मुश्किल तरीके से लिया जाता है, लेकिन जब आपके पास ये आ जाता है तो उस पर जब आपका कमांड आ जाएगा, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, आपका एक और सवाल बचता था, वही से पूछ लीजिए। तो आप कंसिस्टेंटली इतनी एनर्जी कैसे मेंटेन करते हैं? ओह, ये तो हमारे राज की बात आपने पूछ ली। ये हमारा काम ही है, हम पैदा ही इसीलिए हुए। लोग पूछते हैं आप सुबह 6 बजे गा लेंगे, तो अरे हम बने ही इसी के लिए हैं। आप पढ़ाई के लिए, अगर एग्जाम आपका सपोज 10:30 बजे से होता है, अगर सर ने बोल दिया कि कल का एग्जाम 5:30 बजे है, तो उठना तो है ही है, पढ़ना है और एग्जाम देना ही है। सो हमारे पास भी कोई चारा नहीं है, हमारा ये काम है और हम बने ही इसके लिए हैं। और स्ट्रेंथ और ये सारी करते करते हो जाता है। हम एक दिन में 3 से 4 कॉन्सर्ट भी कर चुके हैं। आज जैसे हम दूसरा कॉन्सर्ट कर रहे हैं, पहले वाला 2.25 घंटे का था सुबह, और हम वेस्ट दिल्ली से फरीदाबाद TPS, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि भगवान के पास जा रहे हैं, बस थोड़ी और आगे चले जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि खत्म ही नहीं हो रही थी जर्नी। वो करके फिर वहां से यहाँ आने में फिर ऐसे लग रहा था कि वापस भगवान बुला रहे हैं। तो वो ये मस्ती में रहने से आपकी सब कुछ थकान और हर चीज मिट जाती है। तो आपकी एनर्जी जो है ना, आपकी अपनी मस्ती है। आप जितने आनंद में रहेंगे ना, उतने आप एनर्जेटिक रहेंगे, और जितना आप सोचेंगे कि अब मैं थक गया हूँ, मेरा गला थक गया है, मेरा हाथ थक गया, तो आप एक्चुअली थके हुए रहेंगे। तो फील करिए और आनंद में रहिए। चलिए अब हम लोग एक कॉम्पोजिशन है जो आप सब साथ में हमारे गाइए। ओके, सा सुंदर, सभी लोग गाइए। सा सुंदर, रे सुंदर, गा भी सुंदर है, गा भी सुंदर है, सा सुंदर, रे सुंदर, गा भी सुंदर है, गा भी सुंदर है। हर एक स्वर कितना सुंदर, हर एक स्वर कितना सुंदर, संगीत अमर है, संगीत अमर है। सा सुंदर, रे सुंदर, रे
स्वर कितना सुंदर, हर एक स्वर कितना सुंदर, संगीत अमर है, संगीत अमर है। सा सुंदर रे सुंदर, गा भी सुंदर है, सारे गा भी सुंदर है, सारे गा भी सुंदर है, सारे गा भी सुंदर है, सुंदर सुंदर। वाह जी वाह। Thank you so much. I think everyone okay? Done? Yeah? Thank you. आप लोगों ने बहुत पेशेंटली हमें रिसीव किया, सुना, उसके लिए बहुत बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं जो भी दूसरे प्रोग्राम हो आपके कॉलेज में, उन आर्टिस्ट को भी आप ऐसे ही आइए और उन्हें सुने, देखें और कुछ सीख कर जाएं। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।